नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड पर बिजली संकट गहराता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 17 दिनों में 10 मिलियन यूनिट बिजली की मांग बढ़ गई है और प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर ये मांग पहुंच गई है। तो बिजली खपत वो रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। बढ़ती डिमांड से ऊर्जा निगम पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें हैं वो लगातार तेज हो रही हैं और गर्मी क्योंकि बढ़ रही है, इसके साथ साथ बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऊर्जा विभाग को फिलहाल अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उन पर भी जोर दिया जा रहा है। मैदानी ज़िलों में एसी कूलर के जो बढ़ता इस्तेमाल है उससे कहीं ना कहीं लोड पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, बिजली की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि लोड और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में ऊर्जा विभाग जो अलर्ट मोड पर है, वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर अब फिलहाल विचार किया जा रहा है। तो ये हम जानकारी देहरादून से दे रहे हैं। आम जनता से जुड़ी हुई मैदानी जिलों में एसी कूलर लगातार इस्तेमाल हो रहा है, बोझ पड़ रहा है। योगेश आर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से गर्मी का मौसम है और डिमांड बिजली की बढ़ रही है, तो क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं? इस तरह से प्रदेश में 17 दिन के भीतर अगर देखा जाए तो बिजली की मांग एक बार फिर 1 करोड़ यूनिट बढ़ गई है। और जैसा कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया है, उस हिसाब से बिजली की मांग भी 6 करोड़ यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। ऐसे में यूपीसीएल के लिए एक चुनौती वो कहीं ना कहीं आपूर्ति के लिए लाजमी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे मांग वो कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल में बढ़ोतरी के बाद मई की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मौसम की जो मेहरबानी थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली और प्रदेश में बिजली की मांग वो 4 करोड़ यूनिट तक गिर गई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तरह से गर्मी में इजाफा हो रहा है तो यह मांग 1 करोड़ यूनिट से अधिक बढ़ गई है और प्रदेश भर में अब तक 5.2 करोड़ यूनिट पर बिजली की मांग पहुंच चुकी है। रोजाना करीब 30 लाख यूनिट की बढ़ोतरी वो दर्ज की जा रही है। सचिन, बिल्कुल योगेश, लेकिन अभी आने वाले समय में जैसा बताया जा रहा है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या इस डिमांड की और बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और उसके चलते रोजाना अगर करीब 30 लाख यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और माना जा रहा है कि वेव के पूर्वानुमान के हिसाब से मई माह में बिजली की मांग वो कहीं ना कहीं 6 करोड़ यूनिट का आंकड़ा वो छू सकती है। तो निश्चित तौर पर अगर जिस तरह से गर्मी में बढ़ोतरी होगी तो उसका कहीं ना कहीं फर्क वो अंतर नजर आएगा और उसमें कहीं ना कहीं चुनौती है आपूर्ति के लिए यूपीसीएल के सामने। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह से मांग बढ़ती है उसकी आपूर्ति किस तरह से यूपीसीएल करता है। एक बड़ा सवाल ये है कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात हो रही है। कौन सी वैकल्पिक व्यवस्थाएं ऊर्जा विभाग कर सकता है अगर बिजली का लोड बढ़ता है तो? देखिए, फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक अभी तो मांग के सापेक्ष बिजली की आपूर्ति वो पूरी की जा रही है और कहीं ना कहीं कटौती शुरू नहीं हुई। हालांकि ये बात अलग है कि कहीं अगर देखा जाए तो कुछ इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं जो लोड है उसको इंडक्शन की बात हो या अन्य क्योंकि देश में गैस सेंटर के बाद इंडक्शन भी चले हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर समस्याएं आई है। लेकिन यूपीसीएल को बीते दिनों में केंद्रीय पुल से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली है, तो वो कहीं ना कहीं एक लाभ है। तो निश्चित तौर पर उसके सापेक्ष इसको बढ़ोतरी और घटोतरी के अनुकूल में कहीं ना कहीं यूपीसीएल चुनौती के सापेक्ष 70% बिजली उपलब्ध करा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसके लिए भी अन्य साधन उपलब्ध करने के लिए यूपीसीएल काम कर रहा है। चलिए, शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बादल अकादमी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत और जीवन झलक देखने को मिली। लोक कला, लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की विविधता में एकता और हमारी सांस्कृतिक चेतना को और ज़्यादा सशक्त किया है। कांग्रेस पार्टी ने अमित गुप्ता को एक बार फिर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।
इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत प्रदर्शन करने, मसूरी सीट जीतने और पिछले 15 साल के सूखे को खत्म करने का विश्वास जताया। इस मौके पर नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ सोनकर, मसूरी विधानसभा उपाध्यक्ष राजीव रावत, प्रिंस पवार को शुभकामनाएं दी गई। दोबारा से मुझ पर जो भरोसा एक कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने जताया है, जिस प्रकार मैंने 3 वर्षों में पार्टी के लिए काम किया है, मैं आगे भी एक निश्चित रूप से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं कि इस संगठन को 27 के लिए एकजुट करूंगा और एकजुट कर मसूरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस फतेह करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मसूरी के जो लोग हैं, मसूरी विधानसभा के जो लोग हैं, वो सब इस बार अपने मतभेदों को मिलाकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सब इस बार संकल्प लें और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपने सारे मनभेदों को बुलाकर एक मंच पर आकर, क्योंकि हम सब एक परिवार कांग्रेस से जुड़े हैं। या तो हम निर्दलीय होते तो अब हमारे अलग अलग रास्ते होते, आज हम एक संगठन में जुड़े हैं। कांग्रेस हमारा संगठन है, आज हमें संगठन की भावना से काम करना होगा। अमित गुप्ता जी एक कांग्रेस के प्रति लॉयल व्यक्ति है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। किसी धड़े से संबंध नहीं रखते, तो धड़े तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, कांग्रेस मैन है। तो हाईकमान का अच्छा निर्णय है, हमारी भी सहमति है और मैं यही कहूँगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है 2027 का विधानसभा चुनाव यहाँ से रन करेगी, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं। अनुज गुप्ता ये चेयरमैन जो रहे वो जुड़े, तो पार्टी मजबूत होगी और जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी बहुत आगे रहेगी। नवगठित जो हमारी कांग्रेस की कमेटी हुई, उसके अध्यक्ष जो अमित गुप्ता जी है, उनको बहुत बहुत बधाई हम यहाँ पर देते हैं और बहुत ही एक एक्सपीरियंस है। उनको कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी लगभग 15 वर्ष तक छात्र संघ का चुनाव उनके सानिध्य में हमने लड़ा है और संगठन चलाने का बहुत अच्छा उन्हें एक एक्सपीरियंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस एक परिवार है और बहुत सारे अंदरूनी चीजें रहती हैं, लेकिन जब एक जने को टिकट मिल जाएगा, सब पार्टी उसके लिए काम करेगी और धड़े वाली कोई ऐसी बात नहीं है। सबके अपने अपने पसंदीदा लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो सब लोग एकजुट आपको नजर आएंगे। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दूर क्षेत्र से बड़ी तादाद में मरीज उप जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि अस्पताल में भारी भीड़ है। ओपीडी ने सोमवार को 650 का आंकड़ा पार किया। डॉक्टर राठी ने बताया कि अस्पताल में मौजूद समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से मरीजों को बेहतर तरीके से उपचार दिया जा रहा है। ज़्यादातर बच्चों की और औरतों की और जनरल मेडिसिन की ओपीडी हो रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ जो उल्टी और दस्त के साथ पेशेंट आ रहे हैं और बच्चे सर्दी जुकाम बुखार की वजह से आ रहे हैं, मौसम चेंज होने की वजह से। हड्डी के भी बहुत दिन से पेशेंट थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमने सभी की सुविधा के लिए नई नई चीज़ें की हैं, जैसे कि गायनी ओपीडी के बाहर हमने टीन सेट बना के वहाँ चेयर रखे हैं। उसके लिए हमने अपना ब्रेस्ट फीडिंग रूम अलग से रेडी कर दिया है। जो महिलाएं आ रही हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए उस ब्रेस्ट फीडिंग रूम में बैठाया जा रहा है और उनको प्रॉपर सेवा दी जाए। लक्ष्मण बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्या उस तरीके से इलाज भी मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जब से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हुई है, तो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। कल सोमवार को भीड़ ने यहाँ की जो 300 से 400 ओपीडी रोज होती थी, कल भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़े और लगभग ओपीडी जो है 650 पार कर गई है। तो जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, उनके द्वारा सभी मरीजों का बेहतर तरीके से उपचार किया गया, क्योंकि जो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय है, इसमें भारत के लोगों के साथ साथ नेपाल राज्य के भी लोग जो है उपचार कराने आते हैं। 3 ब्लॉकों का एकमात्र जो है ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद यहाँ काफी भीड़ बढ़ते जा रही है और मरीजों का बेहतर तरीके से उपचार किया जा रहा है। जी लक्ष्मण, कोई कारण है जिस तरीके से बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है? कोई स्पेशल तरीके से जो ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं जो वहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन बीमारी बढ़ने का कुछ कारण बताया जा रहा है? जी
जी मैं बताना चाहूंगा, आजकल गर्मी बढ़ रही है, बीच में बारिश हुई तो ठंड बढ़ गई थी, अचानक से जो है पारा हाई हुआ है और ये शादियों का सीजन भी बीच में चला हुआ था। तो जो घाटी वाले क्षेत्र में उनकी दस्त का प्रकोप चला है और छोटे बच्चों बुजुर्गों में सर्दी जुकाम और फीवर की शिकायतें पाई जा रही हैं, तो जिस कारण जो बड़ी तादाद में मरीज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय उपचार हेतु पहुंच रहे हैं। जी कई बार समस्या ये होती है लक्ष्मण की जो उपकरण होते हैं या जो व्यवस्थाएं होती हैं विभाग में, हॉस्पिटल्स में, वो लोगों को नहीं मिल पाती है। इलाज के दौरान टेस्ट की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो क्या कुछ ऐसी कमी देखने को मिलती है हॉस्पिटल में? जी, लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भवन की, क्योंकि भवन पुराना है, काफी पुराना भवन है। तो जिस कारण जो मरीजों की तादाद बढ़ी, उस हिसाब से जब मरीज आते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था में समस्या आ रही है। डॉक्टर चिकित्सकों के कक्ष काफी छोटे हैं, चिकित्सकों को भी जो उपचार करने में यहाँ पे दिक्कत देखी जा रही है। तो जो लोगों की एक मांग है कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जो है नया भवन बनाया जाए। जी 100 बेड का जो अस्पताल उप जिला चिकित्सालय कागजों में घोषित हो गया, लेकिन अभी धरातल पर उप जिला चिकित्सालय की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसका लोगों को इंतजार है। जी चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारी के लिए। मसूरी नगर पालिका परिषद की ओर से शहर में बढ़ते जाम और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में नगर पालिका की टीम ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर क्लैपिंग लगाने का काम किया है। पहले चरण में नगर पालिका ने टैक्सी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जबकि अगले चरण में प्राइवेट वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। नगर पालिका की इस पहल से शहर के बुद्धिजीवियों और आम जनता ने राहत की सांस ली है और कार्रवाई को लगातार जारी रखने की मांग हो रही है। हरिद्वार के सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में संविदा श्रमिकों के वेतन वृद्धि को लेकर उत्पन्न भ्रम और विरोध प्रदर्शन का समाधान प्रशासन और श्रम विभाग ने आपसी बातचीत से कर लिया है। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि लगभग 25 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिक वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर श्रम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की, जिसके बाद सभी समस्याओं का समाधान हुआ। पुलिस आपके साथ खड़ी है। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप एक सेकंड भैया लगातार हम उसका यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। हमारे जनपद हरिद्वार में विगत कुछ समय से कुछ श्रमिकों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही थी कि उनको ये भ्रम और अफवाह के माध्यम से पता चला था कि उनका वेतन लगभग 20,000 कर दिया गया है और उनको बुलाकर बैठाकर उनके मैनेजमेंट को भी बुलाया गया। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें निर्देश दिए गए। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न सेक्टर्स में लगाई गई कि कहीं पर भी किसी को कोई अफवाह के कारण कोई नुकसान ना हो, और उसके कारण उसी के साथ ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से भी सभी श्रमिकों को वास्तविक सूचना से अवगत कराएं। तो जो भी श्रमिक हमारे पास अपनी शिकायतें लेकर आए, उन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में लगभग 25 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को और उनके सेवा आयोजकों के मध्य यहाँ पर बैठा के वार्ता कराई गई और जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका निस्तारण करते हुए उन्हें वास्तविक वेतन के संबंध में अवगत कराया गया। ऋषिकेश के खानगांव स्थित योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात शंटिंग के दौरान उज्जैन एक्सप्रेस की बोगी पिलर से टकरा गई, जिससे ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ट्रेन खाली थी और उसे मेंटेनेंस के लिए खड़ा किया जा रहा था। इस दौरान ब्रेक में तकनीकी खराबी आने से हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी में इंजन के चक्के पटरी से उतरने की बात सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध चतुर केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस मौके पर मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में विशेष महत्व रखने वाले इस धाम में भगवान शिव के एकानन स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। समुद्र तल से लगभग 11,000
फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र धाम दुर्गम हिमालयी पहाड़ियों के बीच अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्य और कठिन पैदल यात्रा मार्ग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। चंपावत जिला मुख्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जल्द मांगों पर सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिले भर से आए हुए शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हम लोग यहाँ पे पूरे प्रांत का जो आह्वान है श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी को माननीय श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है, यदि हमारी 13 सूत्री मांगों को नहीं मानती है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 29 मई को हम देहरादून पे निदेशालय पे एक दिवसीय धरना देंगे और निदेशक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि सरकार हमारी इन जायज़ जनून मांगों को नहीं मानती है, जो 13 सूत्री हमारी मांगें लंबित है, उसके 8 जून को हम लोग पूरे प्रदेश भर के शिक्षक परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर परेड ग्राउंड से एक रैली, हुंकार रैली सचिवालय तक निकालेंगे और सरकार के समक्ष विरोध। धर्मनगरी हरिद्वार में बकरीद पर गोवंश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में युवक बकरीद पर गाय काटने की बात कर रहा है। वहीं वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए युवक को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान जिशान पुत्र अब्दुल करीम निवासी घुसियान मोहल्ला ज्वालापुर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान युवक ने अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगी। – 2014 के चुनाव में बीजेपी ने देश की जनता से वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो 100 दिन में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार बने 12 साल हो गए और राज्य की स्थिति ये है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। विपक्ष सड़कों पर है और सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं। उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जनता को ये बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी की सरकार में जनता के क्या हाल हो गए हैं। हाथों में तख्तियां, सड़क पर प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इन तस्वीरों के जरिए देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतर आई है। देहरादून समेत कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और सरकार राहत देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। देश के वर्तमान हालात पे मोदी जी का संदेश चिंता में डालने वाला है। आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो, विदेशों के दौरे कम करो, पर मोदी जी ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के कहने पे भारत का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। क्यों ना हम रसा से सस्ता तेल लें, क्यों नहीं हम दूसरे देशों से सस्ता तेल दें। आप अमेरिका से पूछ रहे हैं कि रसा से तेल ले ना ले, ईरान से पूछ रहे हैं हम तेल ले ना ले। देश का सोने का पूरा भंडार आपने खत्म कर दिया और आज आप जनता से कह रहे हैं कि कुछ करो। 13 साल की सरकार में आपने क्या किया? पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार जनता को राहत देने की बजाय सिर्फ दावे कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई की सबसे ज्यादा मार मध्य वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रही है। कोई भी एक ऐसा काम आप गिना दीजिए जो अच्छा हो रहा हो। सारे के सारे काम
बहुत बेकार तरीके से और अनियमितताओं के साथ हो रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार, बलात्कार किए जा रहे हैं। इस सारी सोच और संकल्प के साथ आज पूरे प्रदेश भर में हमारे द्वारा जो वर्तमान गवर्नमेंट है स्टेट की, उसका पुतला फूंका गया। ये दमनकारी सरकार जो है हिटलरशाही जो चल रही है, ये नहीं चलेगी। हम ये सरकार से ये कहते हैं कि वो जल्द से जल्द इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस करे, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और आगे सड़कों पे उतरेंगे। एक जिम्मेवार पार्टी के नाम पर जाना जाता है। कम चलो, सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी अपनी बातों पे अडिग नहीं है और वो देश की जनता से कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के कम से कम यूज करो। ये देश का फेलियर है। नरेंद्र मोदी जी को 11-12 साल इस देश में हो गए हैं और उनके पास 6 महीने तक का डीजल पेट्रोल की व्यवस्था और गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सीधे से दिखाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार में जनता का ये हाल है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। हर चीजें महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल से लेकर राशन तक के दाम बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा कर दिया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से कीमतों पर असर पड़ा है और जनता को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को केवल खोखले भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता और आज अपने खोखले भाषण देकर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए, आप पैदल चलिए और आज अपना खुद जो है विदेश यात्रा में घूम रहे हैं। आप अगर ये दाम ऐसे आसमान छूते रहे तो जो 50 साल पहले यात्राएं या माल वाहक का काम बैलगाड़ी करती थी कि कहीं वो दिन ना आ जाए, तो इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई इनके दाम कम करो, क्योंकि इनके दाम बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ता है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो भाड़ा बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है तो खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ते हैं। पुतला दहन इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई की मार इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि अब जनता असहाय हो चुकी है। देखिए 2014 में एक जुमले के साथ भाजपा सरकार ने अपनी एंट्री करी कि अच्छे दिन आएंगे। अरे वो कहाँ है वो अच्छे दिन? आज तो 13 साल हो गए। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जब 2014 से पहले जरा सा सिलेंडर 50 रुपए में महंगा होता था, प्याज महंगी होती थी, तो यही बात पर नुमाइंदे और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते थे, हल्ला मचाते थे। आज 3 गुना महंगाई हो चुकी है। महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। सवाल यही है कि क्या बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को आने वाले दिनों में कोई राहत मिल पाएगी या फिर अगले साल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में महंगाई को विपक्ष मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार जनता को महंगाई से राहत देगी या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में कोई शक नहीं है कि तेजी से बढ़ती महंगाई ने हर एक परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।